आज की इस मुलाकात में हम लोग बात करने वाले हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में। बट बिफोर गोइंग टू द वल्केनाइजेशन पार्ट, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स पार्ट को कवर करेंगे, देन आफ्टर मूव ऑन करेंगे वल्केनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स बातें जो कि शायद आपको जानना चाहिए। जो सबसे पहले बेसिक टर्म है वो आपके सामने ये है, इलास्टोमर क्या होते हैं। अब इलास्टोमर को समझने से पहले समझना स्टार्ट करते हैं इलास्टोमर क्या होते हैं, इसके डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो इलास्टोमर जैसा कि नाम से ही कुछ ना कुछ पता चला, इलास्टोमर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। मतलब कि कहीं ना कहीं नाम में ही बता रहा इलास्टिसिटी, इलास्टोमर दैट मीन्स इलास्टिसिटी। अब कुछ लोगों की इलास्टिसिटी पता होगा, कुछ लोगों की इलास्टिसिटी नहीं पता होगा, तो चलो बात करते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इलास्टोमर क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि जो इलास्टोमर्स होते हैं, क्या मैंने बताया, जो इलास्टोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो इलास्टोमर्स होते हैं वो एक ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं। ऑर्गेनिक क्या होते हैं सर, ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। पहली बात तो क्लियर होगी कि पॉलीमर का मतलब तो समझ में आता है ना भैया। अरे हुजूर पॉलीमर तो आपने पढ़े ना कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो ये तो पता ही होगा। तो पहली बात तो ये समझ में है कि इलास्टोमर जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, जहाँ पर जिनकी पॉलीमेरिक चेन्स जो होती हैं वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। तो सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया कि जो इलास्टोमर्स होते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, और इनके जो पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं, ये पॉलीमेरिक चेन्स एक वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के थ्रू क्या होती हैं, हेल्ड होती हैं एक दूसरे के साथ। तो दूसरी पॉइंट क्या समझ में आया सर, तो दूसरी पॉइंट ये समझ में आया कि इन विच ये ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, इन विच देखो पॉइंट्स में लिख रहा हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में, इन विच पॉलीमेरिक चेन्स are held together by मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, very held together by very weak walls, very weak van der Waal force of attractions। इतनी बात क्लियर हो गई सर। तो यहाँ पर सर स्पीड बढ़ा लेना आप अपनी। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि देखो यहाँ पर जो हमारे पास जो मोनोमर्स मतलब कि जो पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं, ये एक वीक वंडरवाल, मैंने फिर से देखो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दूँ, एक वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के थ्रू इनकी जो पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो इलास्टोमर्स होते हैं एक ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, और इनकी जो पॉलीमेरिक चेन्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ एक वेरी वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरी वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। अब सुनो यहाँ पर क्या समझ में आता है, अब ये वेरी वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के कारण क्या होता है कि वेरी वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है कि इलास्टिसिटी नामक एक प्रॉपर्टी आती है, बिकॉज ड्यू टू विच क्या आएगा यहाँ पर, ड्यू टू हमारे पास क्या होगा, वीक वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, यहाँ पर इलास्टिक प्रॉपर्टी आएगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी किसके पास आएगा सर, इलास्टिक प्रॉपर्टी आएगा इस इलास्टोमर में,
किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ वेरी वीक वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। क्या होगा कि ये इलास्टोमर्स के अंदर एक इलास्टिक प्रॉपर्टी इन द सेंस कि मतलब कि अगर जैसे आपने रबर को देखे, रबर को हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद उसको दोबारा छोड़ देते तो अपनी पोजीशंस को रिगेन कर लेता है। मतलब भी रबर था, रबर को हम लोगों ने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद दोबारा से अगर उसको छोड़ते हैं तो अपनी पोजीशंस को रिगेन कर लेता है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो हमने कहा कि इसके पास क्या था, इलास्टिक प्रॉपर्टी आ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ वेरी वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। अब क्या होते हैं जो यहाँ पर इलास्टोमर्स में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर जो इलास्टोमर्स होते हैं ना, इलास्टोमर्स के क्या होता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होता है। क्या होता है? क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये बात समझ में आती है? स्ट्रक्चर होता है। तो क्या समझ में आया कि जो इलास्टोमर्स होते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जिनमें पॉलीमेरिक चेन्स एक दूसरे के साथ एक वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वेरी वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, यहाँ पर इलास्टोमर्स में क्या होता है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है और इनकी क्या होती है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होती है। कैसी होती है? एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होती है। जिस प्रकार से आपने देखे ना स्प्रिंग देख रखे हैं कि वहाँ पर क्या होती है, इस तरीके से कॉइलिंग हो रही होती है। अब जब इस तरीके से कॉइलिंग हो रही होती है तो क्या होता है, जब स्प्रिंग को देखो, आपने देखे होंगे कि स्प्रिंग को जब इस तरीके से दोनों एंड से यहाँ से और इस वाले एंड को स्ट्रेच करते हो तो स्प्रिंग थोड़ा सा देखो स्ट्रेच होता है। दोबारा से जब स्ट्रिंग को क्या करते हो, छोड़ देते हो तो क्या होता है कि अपनी पोजीशंस को रिगेन कर लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। तो कभी आप इसको आजमाना चाहते हो, देखो आपके पास जो होती है ना पेन होता है, तो जो पेन होता है पेन के अंदर देखो जो स्प्रिंग होती है उस स्प्रिंग को भी निकाल कर कभी देखना, उसको स्ट्रेच करोगे, कुछ हद से ज़्यादा कर दोगे तो फिर बेकार हो जाएगा। लेकिन हमने कहा कि एक मिनिमम एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक आपने स्ट्रेच किया और लिमिट करने के बाद दोबारा से आप छोड़ देते हो तो अपनी पोजीशंस को रिगेन कर लेते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आ गई होगी। तो इलास्टोमर्स क्या होते हैं, अब बात समझना। अब ये इलास्टोमर्स जो होते हैं ना, ये इलास्टोमर्स में बस दो टाइप्स की चीज़ें आती हैं। इस इलास्टोमर में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। इलास्टोमर में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। सर पहली चीज़ क्या आती है ये बता दो मुझे। आपने तो कह दिया दो चीज़ें आती हैं, पहली चीज़ ही बता दो मुझे क्या होती हैं। हमने कहा कि रुको भाई साहब बताते हैं। हमने कि जो आपके पास पहली जो चीज़ आती है वो आती है कि नेचुरल रबर। इलास्टोमर में हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल आता है वो नेचुरल रबर आता है। नेचुरल रबर का एग्जाम्पल आता है। और जो सेकेंड एग्जाम्पल है सर वो हमारे पास क्या आता है, सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर, इतनी बात समझ में आती है। पहला आता है नेचुरल रबर और द सेकेंड वन इज द सिंथेटिक रबर। अब नेचुरल रबर में जो हम बात करेंगे सर, वहाँ पर नेचुरल रबर में पास और भी चीज़ें आती हैं। उसी में गुट्टा पर्चा भी आता है, गुट्टा पर्चा। ठीक है, गुट्टा पर्चा भी किस में आता है, नेचुरल रबर में ही आता है। हमने कि सिंथेटिक रबर में जो हमारे पास आते हैं तीन एग्जाम्पल हैं। सिंथेटिक रबर में तीन जो हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं सर, एक पहला तो ब्यूना एस हो जाएगा मेरे पास। उसके बाद ब्यूना एन हो जाएगा। और द थर्ड वन इज़ व्हाट, नियोप्रीन। अब यहाँ पर मजे की बात सुनो। ब्यूनास तो पता है ना सब कुछ, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ब्यूनास क्या होता है, ब्यूना एन क्या होता है, और द थर्ड वन इज नियोप्रीन। अब मज़े की बात क्या है कि जो ब्यूनास, यहाँ ब्यूना एन में दोनों ही मोनोमर डिफरेंट होते हैं। जब दोनों ही मोनोमर डिफरेंट होते हैं और दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर के कॉम्बिनेशन से जो पॉलीमर बन जाए, दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर के कॉम्बिनेशन से जो पॉलीमर बने, उस टाइप के पॉलीमर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोपॉलीमर कहते हैं। तो ब्यूना एस और ब्यूना एन जो है कोपॉलीमर के एग्जाम्पल हैं, कोपॉलीमर, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोपॉलीमर कहते हैं। और जो नियोप्रीन है, नियोप्रीन एक पॉलीमर है और इसका जो मोनोमर है वो क्लोरोप्रीन है। इसका जो मोनोमर है वो क्लोरोप्रीन है। बट यहाँ पर एक ही टाइप का मोनोमर आपस में कंबाइन करता है, दैट इज़ क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन ही आपस में कंबाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशंस करता है जिसको हम लोग नियोप्रीन कहते हैं।
और ये जो बनता है सर, ये जो पॉलीमर्स होगा, क्योंकि यहाँ सेम टाइप ऑफ मोनोमर आपस में कंबाइन करते हैं। जब सेम टाइप ऑफ मोनोमर आपस में कंबाइन करते हैं, जो पॉलीमर बनाते हैं, इस टाइप के पॉलीमर्स को हम लोग क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर कहते हैं। होमोपॉलीमर का मतलब व्हेन द सेम टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स आर कंबाइंड टू ईच अदर्स, जो कंबाइन करने के बाद जो पॉलीमर्स बनती है उसे क्या कहेंगे हम लोग, होमोपॉलीमर कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई सर। अब यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है, तो हम लोगों ने सीखा कि नेचुरल रबर में क्या होता है, गुट्टा पर्चा, और यहाँ पर सिंथेटिक रबर में 3 बेहद एग्जाम्पल, ब्यूनास, ब्यूनान और नियोप्रीन। अब यहाँ पर देखो गुट्टा पर्चा में क्या होता है और नेचुरल रबर में, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि देखो नेचुरल रबर में क्या होता है, नेचुरल रबर में सर यहाँ पर जो हमारे पास होता है सिस फॉर्म होता है, और यहाँ पर जो गुट्टा पर्चा होता है यहाँ पर देखो टी आता है, ठीक, ध्यान से सुनना, डबल टी है, तो यहाँ पर ट्रांस होता है, ठीक, ट्रांस। अब ट्रांस और सिस का क्या मसला है, तो ये सब तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जाके देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं फिर भी मैं चलो लिख दे रहा हूँ। जो ट्रांस यहाँ पर आइसोप्रीन होता है, ट्रांस आइसोप्रीन होता है, और यहाँ पर क्या होता है सर, सिस आइसोप्रीन होता है। सिस आइसोप्रीन ना बोल के हम इसको कहते हैं सिस पॉली आइसोप्रीन, सिस पॉली आइसोप्रीन, क्योंकि नेचुरल रबर एक पॉलीमर है, नेचुरल रबर एक पॉलीमर है, तो जो इसको हम लोग नेचुरल रबर को ही और क्या कहते हैं, सिस पॉली आइसोप्रीन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो गुट्टा पर्चा है और यहाँ पर जो हमारे पास नेचुरल रबर है, जहाँ पर आइसोप्रीन की बात करें, ये जो आइसोप्रीन है सर, इसके क्या होते हैं, दोनों आपस में आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर क्या होता है, जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होती है। तो स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंस के होने के कारण ही तो सिस और ट्रांस आता है। तो ये बातें तुमने डिस्कस कर रखी है, तो जाके देख लेना वहाँ पर। तो ये बातें समझा कि इलास्टोमर के बारे में। अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस कर रखी है उसकी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर नेचुरल रबर की थोड़ी सी बातें, कि नेचुरल रबर को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको वल्कनाइजेशन ऑफ रबर को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इजीली दिमाग में उसको रख सकते हैं। अब ये दिमाग में सबसे पहली जो कन्फ्यूजन आती है कि नेचुरल रबर्स क्या होते हैं। अब नेचुरल रबर में सर हमने क्या सीखा कि जो नेचुरल रबर्स होता है, इसका पहला तो नाम सीख लेते हैं, नाम भी बता देते हैं आपको। हमने कहा था कि नेचुरल रबर में देखो हमारे पास क्या होता है, कि नेचुरल रबर में सर हमारे पास क्या होता है, ब्यूट 1,3 डाइन होता है ना। वहाँ पर देखो मैंने क्या होता है, देखो हमारे पास यहाँ होता है CH2, बताते हैं CH2, फिर CH2 डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पर मिथाइल होता है, दूसरे कार्बन सर क्या होता है, दूसरे कार्बन पर मिथाइल होता है। अब यहाँ पर क्या आता है, फिर उसके बाद क्या होता है सर, सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है ये है 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइन, ब्यूट 1,3 डाइन है। समझ में आता है हमने कि ये क्या है सर, इसका पॉलीमराइजेशंस कराते हैं, इसीलिए कराते हैं नेचुरल रबर की पॉलीमराइजेशंस कराते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो ये 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइन है, ये एक अनसैचुरेटेड मोनोमर है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब जिसमें सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये एक अनसैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड मोनोमर है। अनसैचुरेटेड मोनोमर क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम उसके इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये एक अनसैचुरेटेड मोनोमर है, इसकी पॉलीमराइजेशंस कराते हैं। याद रहे, जब भी कार्बन के बीच में अनसैचुरेशंस होगा, तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, इसकी हीटिंग करेंगे। और जब भी हीटिंग कर रहे होते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि पहले या दूसरे लेक्चर्स में बताया था कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमेशा एक एडिशंस रिएक्शंस होती है, और एडिशंस रिएक्शंस में हमारे पास क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होती है।
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होती है जब भी हमारे पास क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, और हीटिंग वीटिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइप के यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही थी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है और एडिशंस रिएक्शंस होती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो मोनोमर्स है, ये आपको पता मोनोमर्स है, यहाँ पर आपको पता 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइन एक नहीं है सर, यहाँ नंबर ऑफ ब्यूट 1,3 डाइन है, 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइन, ये आपस में कंबाइन करते हैं। मैंने आपको समझाया था कि जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में, जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर देखो कुछ होता है ऐसे, मैंने आपको ये बताया था कि CH2 हो, ये डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाएगा, और यहाँ C, और इस तरीके से यहाँ पर कार्बन के बीच में जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्जन हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा CH, और यहाँ हो जाएगा सर क्या, CH2, और दोनों ही साइड इस प्रकार से जो होगी हमारे पास क्या होगी, चेन होगी, इस प्रकार से क्या होगी, फ्री वैलेंसी फ्री होगी इसकी। और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ जैसा था वो CH3 ऐसा ही रहेगा, ये CH3 रहेगा। हमने कि दोनों ही साइड इस तरीके से ऐसे चेन चलती जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू या फिर राउंड ब्रैकेट के थ्रू सबस्क्रिप्ट में n लगा देंगे। हमने कि ये जो बना है एक लॉन्ग क्या बना है, मैक्रोमोलिक्यूल्स बना है। हमने कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स बना है इसी को तो पॉलीमर्स कहते हैं। हमने कि ये जो बना है सर, ये क्या है, ये है हमारे पास क्या, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, पॉलीआइसोप्रीन। अब ये जो था ना, ये आइसोप्रीन था, इसी को 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइन को कॉमन नेम दिया गया है आइसोप्रीन नाम दिया गया है। अब ये आइसोप्रीन में सर जो हमारे पास होता है कि जब इसकी पॉलीमराइजेशन कराई जाती है तो यहाँ पर जो पॉलीआइसोप्रीन बना है, ये पॉलीआइसोप्रीन अगर हमारे पास सिस होता है तो भैया, अगर हमारे पास सिस पॉलीआइसोप्रीन होता है तो उसको हम लोग नेचुरल रबर कहते हैं। अगर यही हमारे पास पॉलीआइसोप्रीन होता है तो उसको गुट्टा पर्चा कहते हैं। तो मैंने कहा कि अगर ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन होगा तो गुट्टा पर्चा, और सिस पॉलीआइसोप्रीन होगा तो नेचुरल रबर। तो यहाँ पर हम लोग बात करें सिस पॉलीआइसोप्रीन की, तो जब भी सिस पॉलीआइसोप्रीन होगा तो हमारे पास क्या होगा, नेचुरल रबर। तो ये नेचुरल रबर है, दिस इज़ व्हाट, नेचुरल रबर। अब इसी सिस पॉलीआइसोप्रीन को ही हम लोग सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन के नाम से भी जानते हैं, आइसोप्रीन के भी नाम से जानते हैं। ये क्या होता है सर, ये हमारा नेचुरल रबर है। नेचुरल रबर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। आपने पढ़े थे स्टार्टिंग में ही सब कुछ। तो नेचुरल रबर के मैंने क्या बताया कि नेचुरल रबर के कई नाम हैं। नेचुरल रबर को ही हम लोग सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन भी कहते हैं और सिस पॉलीआइसोप्रीन भी कहते हैं। समझ में आती है? कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं रही होगी। तो मैंने जो कुछ बताया तो ये क्या था सर, एक नेचुरल रबर था, और ये क्या था, मोनोमर था। याद रहे ये मोनोमर था। अब ये मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं तभी तो पॉलीमर बनाते हैं। तो ये जो नेचुरल रबर है, ये नेचुरल रबर सर एक पॉलीमर है। अब ये क्या, नेचुरल रबर क्या है, पॉलीमर है। हमने कहा कि ये पॉलीमर तो हो गया। इस नेचुरल रबर एक पॉलीमर, उसका नाम देखो सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन भी है, और हमारे पास सिस पॉलीआइसोप्रीन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो डिफरेंट नाम्स हैं आपको ये भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब दूसरी मज़े की बात सुनो। हमने कि दूसरी मज़े की बात क्या है सर, कि ये जो हमारे पास नेचुरल रबर होता है, ये जो हमारे पास नेचुरल रबर होता है, अब दूसरी मज़े की बात सुन लो, यहीं पर ध्यान रख लो। ये जो नेचुरल रबर बना है ये क्या होता है कि लीनियर हमारे पास पॉलीमर होता है। जो नेचुरल रबर होता है एक लीनियर पॉलीमर होता है, इसको भी दिमाग में रख लो। एक जो नेचुरल रबर है ये एक लीनियर पॉलीमर होता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, इस तरीके से एक लीनियर एक लाइन की फॉर्मेशंस कर रहे होते हैं। दैट इज़ वैसे क्या कहते हैं, नेचुरल रबर जो होता है एक लीनियर पॉलीमर होता है। मैंने क्या बताया,
नेचुरल रबर जो होता है एक लीनियर पॉलीमर्स होता है। और यहाँ पर मैंने बताया कि नेचुरल रबर की जब फॉर्मेशंस हो रही होती है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। मैंने क्या बताया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रही होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होती है। हमने कि कैसे पता चलेगा कि भैया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगी, जब कभी भी आपके पास अनसैचुरेशंस होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और जब भी हम लोग पॉलीमराइजेशंस करा रहे होंगे, अगर वहाँ पर हम लोग हीट इस्तेमाल कर ले, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ले, लाइट इस्तेमाल करें, जैसे कि सनलाइट हो गया, एचन्यू पढ़े होंगे, लाइट इस्तेमाल कर ले, या पेरोक्साइड इस्तेमाल करें, जैसे कि आपने नाम सुनेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड, हमारे पास अगर ऐसा जो हीट इस्तेमाल कर ले, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ले, लाइट इस्तेमाल कर ले, या पेरोक्साइड इस्तेमाल कर ले, या फिर रेडिकल ही इस्तेमाल कर ले। पेरोक्साइड के तौर पे आपने बहुत सारे देखे होंगे, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखे होंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जो कि ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर अगर हम लोग हीट, इलेक्ट्रिसिटी, पेरोक्साइड या रेडिकल ही इस्तेमाल कर लें तो इस टाइप के जो हमारे पास मैकेनिज्म होती है, यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, फ्री रेडिकल टाइप मैकेनिज्म फॉलो हो रही होती है। आई होप कि नेचुरल रबर में अभी तक यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। अब दूसरी मजे की बात सुनो कि जो नेचुरल रबर होते हैं, ये जो नेचुरल रबर होते हैं ये सॉफ्ट एंड स्टिकी होते हैं। क्या होते हैं ये जो नेचुरल रबर होते हैं, ये सॉफ्ट, फिर से यहाँ दिखा दूँ, नेचुरल रबर जो होते हैं सॉफ्ट एंड स्टिकी होते हैं, मतलब ये चिपकते हैं, सॉफ्ट एंड स्टिकी होते हैं। दूसरी मज़े की बात क्या है कि ये जो नेचुरल रबर होते हैं, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। इनकी क्या होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इतनी बात समझ में आए, मतलब कि इनकी जो लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, ये यूँ कह सकते हो कि सर जो हमारे पास क्या आते हैं कि मतलब ये जो हमारे पास आया, यहाँ पर क्या आया सर, यहाँ पर हमारे पास ये नेचुरल रबर बना, कि इस नेचुरल रबर की हम यूँ कह सकते हैं कि नेचुरल रबर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो आपने बता दिया कि सर कम होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो आपने तो बता दिया कम होती है। हमने कह दिया कि आप यूँ भी बोल सकते हो कि इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। और तीसरी चीज़ मैं क्या बता दूं, तीसरी चीज़ यहाँ पर बता दें, इसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है वो लो होती है, लो इलास्टिसिटी, मतलब कि अगर इसको स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो जो स्ट्रेचिंग टेंडेंसी होती है वो कम होती है, तो लो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है किसकी सर, इसी जब भी हमारे पास लो इलास्टिसिटी होती है तो इसी इलास्टिसिटी को हम लोग एक नए नाम से भी जानते हैं, रेजिलियंस। क्या कहते हैं, रेजिलियंस का मतलब लचीलापन कहते हैं, मतलब कि इलास्टिसिटी टाइप की ही एक नाम है, रेजिलियंस। तो हमने कहा कि यहाँ जो होता है, जो हमारे पास नेचुरल रबर होते हैं, याद रखो भाई साहब, यहाँ मैंने फोकस करा है, नेचुरल रबर एक लीनियर पॉलीमर होता है, नेचुरल रबर एक लीनियर पॉलीमर होता है। स्टार्टिंग मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाया था, अभी प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि हमारे पास बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीमर्स हमारे पास लीनियर पॉलीमर्स आते हैं, ब्रांच्ड पॉलीमर्स आते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स आते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो हमारे पास नेचुरल रबर है वो एक लीनियर पॉलीमर है, और लीनियर पॉलीमर में भी सर कौन से टाइप का पॉलीमर है, तो सर यहाँ पर हमारे पास होमो पॉलीमर है। अब होमो पॉलीमर मैं क्यों कह रहा हूँ, होमो पॉलीमर में इस वजह से कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर सेम टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट आपस में कंबाइन हुई है, और कंबाइन होने के पास एक मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्मेशन किया है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सर हम लोग होमो पॉलीमर के नाम से जान रहे हैं। तो एक लीनियर पॉलीमर भी है और होमो पॉलीमर भी। होमो पॉलीमर्स क्यों कह रहे हैं ये बात समझे, बिकॉज यहाँ पर सेम टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में कंबाइन हो रही हैं, तो इसीलिए होमो पॉलीमर भी है। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है, तो लिख लोगे ना। तो हमारे पास लीनियर पॉलीमर है, एक होमो पॉलीमर है, ये एक नेचुरल रबर की बात कर रहे हैं हम लोग। किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं नेचुरल रबर की, ठीक है सर। तो क्या क्या समझ में आया आपको कि मैंने ये बताया कि जो आपके पास नेचुरल रबर होता है, एक लीनियर पॉलीमर होता है, ये सॉफ्ट एंड स्टिकी होता है, चिपक रहा होता है, और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और इसकी स्ट्रेंथ जो होती है कम होती है, लो इलास्टिसिटी होती है, इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होती है वो कम होती है।
ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब मूव करते हैं अपनी बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, दैट इज़ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना कि देखो नेचुरल रबर में जो हमारे पास क्या है कि कुछ खामियां हैं। नेचुरल रबर में खामियां क्या है सर? नेचुरल रबर में खामियां ये हैं कि सर ये सॉफ्ट एंड स्टिकी है। हम लोग अपनी कॉमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं, कुछ यूज़ में लाना चाहते हैं, तो सर इतनी सॉफ्ट एंड स्टिकी होती है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी कम होती है, लो इसकी इलास्टिसिटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो भी घटिया होती है। मतलब इसको हम खींच रहे होंगे तो टूट जाएगी, मतलब कि इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी भी बेकार होती है। तो इसकी जो खामियां हैं, इस खामियों को हम लोग दूर करना चाहते हैं और कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं। जब हम लोग नेचुरल रबर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐसे प्रोसेसेस का इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू उसकी जो क्वालिटी होगी वो क्वालिटी अगर इन्हांस कर जाएगी, इम्प्रूव कर जाएगी, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। अब वल्कनाइजेशन में करते हैं क्या, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में। अब देखो ये वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझो। अब देखो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर को समझने से पहले क्या मैं आपको डेफिनेशंस पहले बता दूं कि पहले मैं आपको समझा दूं? तो मेरे हिसाब से पहले आप समझो डेफिनेशंस, उसके बाद लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले समझना क्या, मैंने अभी क्या बताया कि जो आपके पास नेचुरल रबर है, इस नेचुरल रबर में कुछ सर हमारे पास कुछ खामियां हैं, कुछ हमारे पास कमी है। कमी क्या है कि सर ये सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, लो इलास्टिसिटी होती है। और दूसरी बात कि सर इसको हम लोग बहुत ये जो होता है नेचुरल पॉलीमर होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसको बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर समझना कि अब दिक्कत आ रही है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि भैया जल्दी कहीं पर रख रहे हो, ऐसे जो सॉफ्ट एंड स्टिक की चिपक जाएगी ऐसे जल्दी से, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, इलास्टिक प्रॉपर्टी भी कम है। हम चाहते हैं कि इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी अच्छी हो जाए, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए, इसकी जो ये प्रॉपर्टीज़ है, अगर इस फिजिकल प्रॉपर्टी को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये सब क्या है सर? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अगर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इम्प्रूव करने के लिए कुछ काम करते हैं, अब काम करने से अगर हमारी इस फिजिकल प्रॉपर्टी इम्प्रूव कर जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास ये नेचुरल रबर मिला, ध्यान से देख लो, ये जो मेरे पास ये नेचुरल रबर था, नेचुरल रबर एक पॉलीमर है, ये लीनियर पॉलीमर है। अगर इस लीनियर पॉलीमर में हम लोग कुछ इम्प्रूवमेंट कर दें, इम्प्रूवमेंट किस प्रकार की करेंगे वो देखते हैं। तो ये वाली चीज़ को मैंने देखो यहाँ लिख रखा है, इसी पार्ट को ही सर मैंने देखो यहाँ पर लिख रखा है। तो मैंने ये क्या कहा कि ये जो है मेरे पास, ये क्या है? ये मेरे पास सर कुछ और नहीं है, ये है मेरे पास एक नेचुरल रबर। अब क्या मैं इसी नेचुरल रबर को एक बार और लिख दूं तो मैं कोई पाप तो नहीं किया? मतलब इसी नेचुरल जो मेरे पास रबर है इसको मैं एक बार और लिखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में कंबाइन हुए एक पॉलीमर की फॉर्मेशंस करें। ऐसा तो नहीं होगा कि एक दो हैं भाई साहब, पॉलीमर का मतलब ही मेरे पास नंबर ऑफ हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, तो एक मॉलिक्यूल को मैं और लिख दे रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमने कहा कि ये जो है, ठीक है, इसको मैं एक बार और लिख रहा हूँ, ठीक है। एक बार चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसको, सो दैट आपको दिक्कत ना। तो यहाँ पर CH2 फिर से C, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ CH3, ठीक, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, इधर भी एक वैलेंसी फ्री है, इधर भी एक वैलेंसी फ्री है। समझ में आता है इतनी बात? अब सुन, हमने कि सारी वैलेंसी तो फ्री हो गई, अच्छी बात थी, यहाँ भी लिख दिया। ये सर क्या था आप बता दो? ये था मेरे पास एक नेचुरल रबर, लीनियर नेचुरल रबर, जो कि नेचुरल रबर क्या है? नेचुरल रबर इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन सर मोनोमर है, आइसोप्रीन क्या है? मोनोमर है। ये समझ में आता है, एक लीनियर पॉलीमर है। फिर से देख सुन लो, मैंने क्या कहा कि जो हमारे पास नेचुरल रबर है, नेचुरल जो रबर है वो क्या एक लीनियर पॉलीमर है, किसका? आइसोप्रीन का।
इतनी बात समझ में आती है। हम लोग इस नेचुरल रबर को ही सिस पॉलीआइसोप्रीन के नाम से भी जानते हैं। अभी मैंने बताया था जस्ट। बार बार क्यों लिख रहा हूँ, सो दैट आपको याद हो जाए कि जितनी ज़्यादा आप लिखोगे, जितनी ज़्यादा आप पेन से प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप सुनोगे, उतनी ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा। तो मैंने कहा कि इस नेचुरल रबर को ही हम लोग सिस पॉलीआइसोप्रीन भी कहते हैं, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैंने और दूसरा नाम क्या बताया, सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन के नाम से भी जानते हैं, आइसोप्रीन के नाम से भी जानते हैं। और इसी को ही हम लोग सिस 2-मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन के नाम से भी जानते हैं। हमने अभी क्या सीखा कि सर, कि जो हमारे पास ये जो नेचुरल रबर है ये सॉफ्ट एंड स्टिकी है, और ये क्या होता है, इसकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। या फिर इसी की जगह लिख सकते हो लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, या फिर हम कहते हैं कि लो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, लो इलास्टिसिटी। समझ रहे हो सर, लो इलास्टिसिटी। टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आई नो, ठीक है। जितनी बार सर लिखूंगा उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, तो फिर स्पीड बढ़ा लेना सर। लो इलास्टिसिटी, अब क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, या फिर लो इलास्टिसिटी होती है। इतनी बात समझ में आती है? बताओ, इतनी बात समझ में आती है। दूसरी बात कि ये जो होता है कि इसकी जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होता है, इसको जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत मतलब कि हाई फाई टेम्परेचर में इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हो, बहुत हाई फाई टेम्परेचर में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर दूसरी बात की क्या लिखना चाहोगे क्या, कि मतलब इट कैन बी यूज्ड ओवर अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब कि यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख लो, it can be used over a narrow range of temperature। अब नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या मतलब हो गया, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। किसको, नेचुरल रबर को। अब इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग चेंज करना चाहते हैं। अब इस सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं वल्केनाइजेशंस। क्या करते हैं, वल्केनाइजेशंस। अब ये वल्केनाइजेशंस करते हैं, ये वल्केनाइजेशंस क्या होता है, वल्केनाइजेशंस क्या होता है, वल्केनाइजेशंस होता है कि नेचुरल रबर में, मैंने क्या बताया, नेचुरल रबर में अगर हम लोग क्या करते हैं, सल्फर को ऐड कर दें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए। हमने कहा कि वल्केनाइजेशंस क्या होता है, कि जब हम लोग नेचुरल रबर को हीट करते हैं, नेचुरल रबर को, वल्केनाइजेशंस क्या होता है, नेचुरल रबर को हीट करते हैं, नेचुरल रबर को, ठीक, यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नेचुरल रबर को क्या करते हैं, हीट करते हैं। यहाँ ऊपर भी लिख सकता था मैं, ठीक है। नेचुरल रबर को हीट करते हैं, हीट करते हैं विथ सल्फर। कई बार सल्फर की जगह आपको S8 मिलेगा, ठीक है।
तो दिमाग में रखना सर ये, ठीक समझ में आया। हमने कहा कि जब हम लोग क्या करें, जब इस नेचुरल रबर को हीट करें, याद रहे हीट करें, किसके साथ हीट करें सर, सल्फर के साथ हीट करें। क्या करें, सल्फर के साथ हीट करें। सल्फर के साथ हीट क्यों करें, क्यों करें, टू इम्प्रूव या फिर टू इन्हांस द मैकेनिकल, हमने कहा कि टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ रबर, लिख लो क्वालिटी ऑफ रबर। हमने क्या बताया, हमने कहा कि कोई पूछे कि सर वल्केनाइजेशन क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा कि वल्केनाइजेशन क्या होता है कि जब किसी नेचुरल रबर को सल्फर के साथ हीट करते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वल्केनाइजेशंस कहते हैं। तो कोई पूछता है कि व्हाट इज वल्केनाइजेशंस, तो वल्केनाइजेशंस इज अ प्रोसेस, वल्केनाइजेशंस क्या, एक प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर को जब हम लोग क्या करते हैं, सल्फर के साथ हीट करते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रबर। हमने रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जब हम लोग नेचुरल रबर को सल्फर के साथ, या एक मंजे की बात सुनो, या फिर यहाँ पर हम क्या लिख दें, या यहाँ पर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि केवल सल्फर ही इस्तेमाल कर सकते हो, आप सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ लिखना चाहिए या सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। तो क्या दिमाग में बात रहना चाहिए कि नेचुरल रबर को जब हम लोग हीट कर दे सल्फर के साथ या फिर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के साथ, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड भी ले सकते हो, हमने कि सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के साथ किस लिए हीट करेंगे कि ताकि जो हमारे पास नेचुरल रबर थी उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर जाए, इनहांस कर जाए। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, उस नेचुरल रबर को क्या करेंगे, नेचुरल रबर को हीट करेंगे सल्फर के साथ। इसके थ्रू होगा क्या, अब यहाँ पर होगा क्या, देखो यहाँ पर समझाते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दिखा रहे हैं और भी अच्छे पॉइंट अभी लिख रहे हैं, अभी इतना समझ में है ना, अभी और भी अच्छी पॉइंट आपको बता रहे हैं। इन पॉइंट्स को जितनी ज़्यादा सुनोगे और जितनी ज़्यादा दिमाग में बैठा होगा उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। अब होता क्या है, अब आपको पता है कि यहाँ पर देखो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑब्वियसली है। अब इस कार्बन के बीच में के डबल बॉन्ड को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। हम लोग एक बॉन्ड को तोड़ते हैं तो दो वैलेंसी फ्री होती है। मैंने हर बार कहा एक बॉन्ड को ब्रेक करने से दो वैलेंसी फ्री होती है। तो यहाँ से अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक वैलेंसी इधर फ्री होगी, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी। सिमिलरली यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक वैलेंसी इधर फ्री होगी, इधर भी फ्री होगी। तो होगा क्या, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर देखो कुछ ऐसा हो जाता है CH2, फिर क्या होता है CH3, ठीक है, यहाँ पर फिर से CH, फिर से CH2, इधर भी वैलेंसी फ्री, इधर भी फ्री। यहाँ पर भी ऐसे लिखो CH2, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर CH3, सिंगल बॉन्ड CH, फिर CH2, इधर भी वैलेंसी फ्री। हमने क्या कहा कि इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई, इधर भी एक वैलेंसी फ्री हो गई, इधर भी एक वैलेंसी फ्री हो गई। हमने कहा कि ये जो दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई थी इनके बीच में सल्फर क्या हो जाएगा, जाके इंसर्ट हो जाएगा। हमने कहा कि सल्फर इस तरीके से क्या होगा, इंसर्ट हो गया। इसने क्या कर दिया, दोनों ही पॉलीमेरिक चेन्स में क्या कर दिया, क्रॉस लिंकिंग कर दिया। देखो पॉलीमेरिक जो चेन्स थी आपस में क्रॉस लिंक कर रही हैं। हमने कहा कि तो किया क्या सल्फर ने नेचुरल रबर में पहली बात तो मिलाया, तो उसने क्या किया कि नेचुरल रबर के जो पॉलीमेरिक चेन थी, पॉलीमेरिक चेन्स में क्रॉस लिंकिंग को डेवलप कर दिया। क्या कर दिया उसने, क्रॉस लिंक डेवलप कर दिया। तो उसने क्या किया, सल्फर ने
क्या किया, क्रॉस लिंक की फॉर्मेशंस करी। क्रॉस लिंकिंग की फॉर्मेशन करने के कारण हुआ क्या, जो हमारे पास ये जो हमारे पास जो वल्केनाइज्ड रबर आती है, वल्केनाइज्ड रबर आती है, ये क्या हो जाता है, टफ हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। हमने क्या बताया, सुनो, तो यहाँ पर तो देखो पहला तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो। मैंने क्या बताया, आपने ये जो बनाया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वल्केनाइज्ड रबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कि जो आपके सामने मिला, दिस इज व्हाट, वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर। अब मज़े की बात सुनो, अब मज़े की बात सुना कि ये वल्केनाइज्ड रबर की खासियत क्या है। हमने कहा कि आखिर हम लोगों ने यहाँ पर वल्केनाइजेशंस किया, तो वल्केनाइजेशंस किसका किया, नेचुरल रबर की। अब इस नेचुरल रबर की वल्केनाइजेशंस करने से क्या हुआ, किसके साथ वल्केनाइजेशन के, सल्फर के साथ इस नेचुरल रबर को हीट की। अब क्या बना हमारे पास, एक वल्केनाइज्ड रबर बना। अब इस वल्केनाइज्ड रबर में क्या हुआ कि सल्फर ने क्या किया, ये जो वल्केनाइज्ड रबर था, उस वल्केनाइज्ड रबर में हुआ क्या कि सल्फर ने क्रॉस लिंक फॉर्म कर दी। तो यहाँ पर इन वल्केनाइज्ड रबर, तो यहाँ लिख लो, इन वल्केनाइज्ड रबर सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक। क्या समझ में आया, सल्फर ने क्या बनाया, क्रॉस लिंक बना दिया। ये बात समझ में आई, सल्फर ने क्या बना दिया, क्रॉस लिंक बना दिया। ठीक है, अब इस क्रॉस लिंक के कारण क्या हुआ, ड्यू टू दिस क्रॉस लिंकिंग द रबर गेट्स स्टिफेंड। तो ड्यू टू this cross linking the vulcanized rubber या रबर gets stiffened, स्टिफ हो जाती है सर। क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। इतनी बात समझ में आती है, स्टिफेंड। समझ में आया, तो क्या समझ में आया आपको। हमने कहा कि भैया कोई आपसे पूछता है कि वल्केनाइजेशन क्या होता है, तो कहोगे द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ नेचुरल रबर विथ सल्फर और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड to improve the mechanical or the physical property of rubber is known as what, vulcanization। फिर से सुन लो, कोई आपसे पूछता है कि वल्केनाइजेशन क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, तो फिर से सुनो मेरी बात, कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ अ नेचुरल रबर, या नेचुरल रबर को ही हम लोग रॉ रबर के नाम से भी जानते हैं। रॉ का मतलब RAW, रॉ का मतलब होता है कच्चा। हमने कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ अ नेचुरल रबर विथ सल्फर और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड टू इम्प्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टी और द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ रबर इज कॉल्ड वल्केनाइजेशंस। तो मैंने क्या बताया, समझ में आया। तो यहाँ पर समझ गए होगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉस लिंकिंग कारण क्या हुआ, जो रबर होती है वो स्टिफ हो जाती है। क्या हो जाती है, रबर जो होती है वो स्टिफ हो जाती है। अब क्या होगा, अब ये जो हमारे पास रबर मिला, ये सब चीज़ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। उल्टा पुल्टा का क्या मतलब, अब ये जो सॉफ्ट एंड स्टिकी था ना, जो रबर था, वो हार्ड एंड नॉन स्टिकी बन जाएगा। हार्ड बोल दो या फिर इसे कह दो टफ एंड नॉन स्टिकी बन जाएगा, नॉन स्टिकी बन जाएगा। और दूसरी की बात कि यहाँ जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो इसकी लो थी, देखिए यहाँ पर लो टेंसाइल स्ट्रेंथ थी, तो यहाँ पर क्या होगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी। हाई टेंसाइल
स्ट्रेंथ हो जाएगी। और तीसरी पॉइंट क्या हो गया कि सर इसके जो इलास्टिक प्रॉपर्टी जो लो थी, अब इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी हो जाएगी हाई। तो हाई क्या होगा, हाई इलास्टिसिटी होगा, हाई इलास्टिसिटी होगा। अब दूसरी बात मैंने क्या लिखा कि इसको हम लोग क्या करते हैं, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको। लेकिन ये जो आया हमारे पास, ये जो हमारे पास क्या आया, वल्केनाइज्ड रबर। फिर से देख लो सर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज व्हाट, वल्केनाइज्ड रबर। ये जो वल्केनाइज्ड रबर आया, ये जो वल्केनाइज्ड रबर आया, ये क्या होगा, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड ओवर a wide range of temperature, wide range of temperature। ये बात समझ में आती है, मतलब इसको हम लोग वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली -40 डिग्री सेल्सियस से आप लोग 100 डिग्री सेल्सियस तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो लगभग कितने से कितना, -40 डिग्री नेगेटिव टेम्परेचर से लेके पॉजिटिव टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो। यहाँ पर -40 से 100 डिग्री सेल्सियस तक की हमारे पास टेम्परेचर यहाँ पर रहती है, और इसकी इससे भी कम रहती है। तो क्या यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई कि हम लोगों ने वल्केनाइजेशन क्यों किया। वल्केनाइजेशन इसलिए किया ताकि जो हमारे पास नेचुरल रबर थी उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ या यूँ कह दो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव किया। अब इम्प्रूव कैसे हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग किसने किया सर, तो क्रॉस लिंकिंग सल्फर ने किया। यहाँ तक सारी बातें नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं आपको वल्केनाइजेशन के डेफिनेशंस को नोट डाउन करा देता हूँ। नोट डाउन कर लिया सर आपने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपने जो कुछ भी नोट डाउन किया वो तो अच्छी बात थी, मगर यहाँ पे इस नोट डाउन करने के बाद भी कुछ पॉइंट्स जो हैं उसको डैम से और आपको दिमाग में रखना चाहिए। वो पहला पॉइंट तो ये कि सर जो नेचुरल रबर होता है ना, वो एक लीनियर पॉलीमर होता है। क्या होता है, नेचुरल रबर जो होता है एक लीनियर पॉलीमर होता है, जबकि जो यहाँ पर हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास जो वल्केनाइज्ड रबर होता है एक क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। तो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर देखो लिखा हुआ नहीं तो लिख लेना, जो हमारे पास ये जो वल्केनाइज्ड रबर होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। हमने कहा कि ये जो थर्मली क्या होता है, थर्मली मतलब लेस स्टेबल होता है। यहाँ पर दूसरी पॉइंट लिख लो चाहे, ये थर्मली क्या होता है, थर्मली लेस स्टेबल होता है, थर्मली लेस स्टेबल होता है। और ये जो होता है थर्मली मोर स्टेबल होता है। तो कहाँ लिखना चाहोगे, यहाँ लिख दूँ, थर्मली मोर स्टेबल होता है। थर्मली मोर स्टेबल का मतलब समझते हो, मतलब इसको अगर हम टेम्परेचर दे दें तो जल्दी ये बेकार नहीं होगा, समझ रहे हो। और इसको टेम्परेचर दे दे तो भैया इनकी तो बैंड बच जाएगी, किसकी, इनकी बैंड जल्दी बच जाएगी, इसलिए थर्मली लेस स्टेबल है। थर्मली मोर स्टेबल का मतलब टेम्परेचर दोगे लेकिन ये जल्दी बेकार नहीं होंगे, इसी वजह से कहेंगे ये थर्मली क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, और ये थर्मली मोर स्टेबल होते हैं। अब जब वल्केनाइजेशन करते हो तो जो हमारे पास वल्केनाइज रबर होता है वो स्टिफिन हो जाता है, हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है, सारी बातें जाना। उसके बाद और भी मज़े की बात अगर जानना चाहोगे सर, तो मज़े की बात देखो यहाँ पर और बताया, सारी चीज़ें लिखा ही। आप एक एक चीज़ और कह सकते हो, यहाँ पर क्या कहते हो, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। बहुत सारी स्पेस है ना हमारे पास, इतनी सारी चीज़ देखो, अगर आप एक जगह लिखने बैठोगे ना पॉइंट वाइज, तो आपको पता चलेगा कि सर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल गया। तो यहाँ से आपने पता चला कि एक लीनियर पॉलीमर। तो मैंने कहा कि जब जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जब जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तब आपने क्या सीखा कि जब जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सर हमारे पास एक क्या होगा भैया, ये हमारे पास एक अनसैचुरेटेड होगा। क्या होगा, एक अनसैचुरेटेड हमारे पास क्या होगा, अनसैचुरेटेड पॉलीमर होगा। ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा,
होगा कि नहीं होगा? अनसैचुरेटेड क्यों होगा? तो यहाँ पर कह सकते हो अनसैचुरेटेड था, यहाँ पर आफ्टर वल्केनाइजेशन क्या हुआ? क्रॉस लिंकिंग की फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर अब अनसैचुरेशन नहीं रहा, अब ये एक सैचुरेटेड बन गया। तो क्या कहोगे? सैचुरेटेड बन गया। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो एक हमारे पास नेचुरल रबर है, ये एक अनसैचुरेटेड लीनियर पॉलीमर है। वो लिख लो भैया, पॉइंट वाइज लिख लो कि नेचुरल रबर ये क्या है? अनसैचुरेटेड लीनियर पॉलीमर है। जबकि ये जो है हमारे पास सैचुरेटेड, यहाँ लिख दे रहा हूँ, सैचुरेटेड क्रॉस लिंक पॉलीमर, सैचुरेटेड क्रॉस लिंक पॉलीमर है। कौन कौन पॉलीमर है? वल्केनाइज्ड रबर सर, ये बात समझ में आती है? सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सब सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड। तो ये बात तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर सारी पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दी हैं, आई होप कि आपको समझ भी आ ही गया होगा। तो फिर बात करते हैं वल्केनाइजेशंस की डेफिनेशंस की। बाकी तो सब कुछ बता ही दिया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वल्केनाइजेशंस की डेफिनेशंस क्या होती है, और अगर इसका कोई एग्जाम्पल आपको यूज़ पूछता है, तो ये जो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर है, मतलब ये जो वल्केनाइज्ड रबर है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं? जो कार के जो टायर्स होते हैं या बाइक के जो टायर्स होते हैं वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जो ट्रक के टायर हैं, बाइक के टायर हैं, इन टायर्स में हम लोग वल्केनाइज्ड रबर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो रबर्स होते हैं इसमें 5% तक, 3 to 5% तक के सल्फ़र की हम लोग क्या करते हैं? मिक्सिंग कर रहे होते हैं, हीट करते हैं। समझ रहे हो? नहीं समझे? हमने कहा कि भाई ये जो वल्केनाइज्ड रबर है, ये वल्केनाइज्ड रबर कहाँ इस्तेमाल करे जाते हैं? ये टायर्स में इस्तेमाल करते हैं, कार, बाइक या फिर ट्रक के जो टायर्स होते हैं उसमें क्या करते हैं? वल्केनाइज्ड रबर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 3 to 5% सल्फ़र के साथ, मतलब कि उस नेचुरल रबर को 3 to 5% सल्फ़र के साथ जब हीट करते हैं तो जो हमारे पास वल्केनाइज्ड रबर ऑब्टेन होता है, उस रबर को हम लोग कार, बाइक या ट्रक जैसे टायरों में इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बातें? आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलो यार जल्दी से बात कर लेते हैं किसकी? वल्केनाइजेशंस ऑफ रबर। तो वल्केनाइजेशंस क्या होता है? वल्केनाइजेशंस, कोई पूछता है सर वल्केनाइजेशंस क्या होता है, तो पता भी तो होना चाहिए ना कि वल्केनाइजेशंस क्या होता है। तो क्या बताओगे? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर, या इसी नेचुरल रबर को कुछ लोग रॉ रबर की भी कहेंगे। नेचुरल रबर या फिर रॉ रबर विथ सल्फर और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। हमने क्या बताया? यहाँ तक समझ में आया? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर विथ सल्फर और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड टू इम्प्रूव या टू इम्प्रूव या फिर कह सकते हो टू एनहांस द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, टू एनहांस द फिजिकल प्रॉपर्टी, या फिर इसी की जगह क्या लिख सकते हो? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। पेन भी भैया नहीं चला। मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो मैंने क्या बताया कि भैया द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर
with sulfur or sulfur containing compound to improve the physical property of a rubber is known as vulcanizations. इतनी बात समझ में आती है? तो भैया वल्कनाइजेशन की डेफिनेशन नहीं बता पाओगे? अगर वल्कनाइजेशन की डेफिनेशन भैया ना बता पाओ तो फिर अब बेकार है यार, बेकार नहीं है क्या? तो वल्कनाइजेशन की डेफिनेशंस उम्मीद है यार सब कुछ समझ में आ गई होगी। स्टिल लगता है कई डाउट्स होते हैं, आपको लगता है समझ नहीं आया तो डैम श्योर यार कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट करते ही नहीं हो, तो फिर मैं क्या ही बताऊँ। तो अगर आपको लगता है कहीं डाउट्स आते हैं तो डैम श्योर आप पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।